साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मशहूर बिजनेसमैन, भारत के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रतन टाटा जी का इंतकाल हो चुका है, देहांत हो चुका है। तो उनके बारे में हम जानते हैं कि वो कौन थे। आइए इसकी चर्चा करते हैं। रतन टाटा जी की पैदाइश 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। ये भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। वे भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2006 से फरवरी 2017 तक वे समूह के सरकारी कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद इन्हें 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। फिर 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। उम्र संबंधी बीमारी के कारण 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे। जो रतन टाटा जी नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1916 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 ईस्वी में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रीय समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे। टाटा एक निवेशक थे और उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत क्षमता में और कुछ अपनी विदेश कंपनी के माध्यम से किए। तो साथियों, जो रतन टाटा जी थे, ये बहुत ही एक मशहूर बिजनेसमैन थे और एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। ये गरीबों की मदद करते थे, बहुत ही दान पुण्य करते थे। तो साथियों, ये रहा रतन टाटा जी के बारे में कुछ जानकारी। आइए अब हम इनके बारे प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोबिल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक डिग्री प्राप्त की। कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा की बिरादरी में भी शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में बल्कि 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया था, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। आइए अब हम उनके व्यवसाय के बारे में जानते हैं।
1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 ईस्वी में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभागियों की कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को अपनी व्यापारी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा जी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और उसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया है, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्ति करने से इनकार कर दिया। टाटा के रिश्तेदार और शाहपुरजी पलोनजी समूह के पलोनजी मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक हैं। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति गठन किया गया, जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पद ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और उनकी बहाली का आदेश दिया, लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और कैशकरो.com, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण के दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला बैकअप्स में 0.995 करोड़ रुपए। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप शाओमी में हिस्सेदारी कर ली है। 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्टवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉगस्पॉट शुरू करने के लिए जेनिफाई का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त टाटा ने अंतर पीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप
गुड फेलो लॉन्च किया। अब हम इनके निजी जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनका कोई संतान भी नहीं था। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। निधन। उनका मृत्यु, उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 यानी कि इसी साल को कहा था कि वह अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। तो हम रतन टाटा जी के शव को श्रद्धांजलि देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे।